हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं बच्चों। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सर, बहुत बढ़िया चल रही है। सब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, कॉन्सेप्ट तो समझ में आने ही चाहिए। तो आपको अगला कॉन्सेप्ट जो हमने सिखाया था लास्ट क्लास में, वो क्या था? सुपर प्रॉफिट्स। अब सुपर प्रॉफिट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने सुपर प्रॉफिट्स को निकालना तो लास्ट क्लास में सीख लिया था कि हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट्स, कि जी हमारे एवरेज प्रॉफिट्स में से हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को अगर माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाते हैं? सुपर प्रॉफिट्स। और उसको हम अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है सर? ये आ जाती है हमारी गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब यहां पे हमने एक चीज लिखी थी लास्ट क्लास के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, देखिएगा। हमने एक क्वेश्चन किया था और यहां पे हमने लिखा था कि हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर हमारे को क्या दिया हुआ होता था? नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर हमारे को दिया हुआ होता था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और हमारे पास दी हुई होती थी क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। सोचो बच्चों कि अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे को इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या? हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को। बेसिकली हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बच्चों, वो एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जिसके की ऊपर हमारा ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है। तो अब अपनी अगली क्लास को शुरू करते हुए हम क्या करते हैं? ऊपर हेडिंग डाल देते हैं क्या? हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों? जी सर, हमने लिख लिया। अब ये जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? देखो बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट करने का तरीका हमने क्लास 11th में भी सीखा था, और थोड़ा सा मैं उसी चीज को आप लोगों को वहीं से शुरुआत करता हूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स जिसके के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा? एक्सेप्ट गुडविल। नंबर एक गुडविल, नंबर टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, और नंबर थ्री फिक्टिशियस एसेट्स। ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते समय हमारी ये चीजें कैलकुलेट इंक्लूड नहीं की जाएंगी। क्यों नहीं की जाएंगी? अभी आपसे थोड़ी देर में मैं बताता हूं। टोटल एसेट्स में से अगर हम माइनस कर देते हैं क्या? अगर हम माइनस कर देते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो वो क्या आ जाता है सर? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब यहां पे कैपिटल आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब यह है कि हमने जिन लाइबिलिटीज को बाहर वाले लोगों को पे ऑफ करना है। तो एक बात बताओ कि लाइबिलिटी साइड पे तो हमें सोचना क्या है? लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है सर? सबसे ऊपर तो आता है कैपिटल ऑफ ए पार्टनर। क्या पार्टनर की जो कैपिटल है वो आउटसाइडर लाइबिलिटी है? क्या पार्टनर आउटसाइडर है? सर अगर पार्टनर आउटसाइडर है तो फिर इनसाइडर कौन होगा? तो इसके लिए हम पार्टनर की कैपिटल को नहीं लेते। ठीक है सर। ये जो रिजर्व्स हैं हमने बनाए हैं, हमें लाइबिलिटी साइड पे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है? नहीं सर, ये रिजर्व तो जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व हैं या फ्री रिजर्व्स हैं, ये तो यूटिलाइज होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो ये आउटसाइडर लाइबिलिटी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी,
क्रेडिटर, हां सर ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। बैंक लोन, सर ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो ये सारी चीजें आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना होगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मुश्किल नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड्स के जो पॉइंट है ना वो ध्यान में रखने हैं। आपका जमीर खुद गवाही देगा इस चीज को, अगर आप इस चीज को रट्टा नहीं मारेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, आउटसाइड लायबिलिटी, मैं यहां पे लिख देता हूं इसी तरीके से, मींस ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है मेरे बच्चों? हां जी सर, समझ में आ गया। अच्छा चलो, अब हमें ना आदत है किसी भी चीज को चेक करने की कि अगर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हो रहा है। तो देखो मैंने यहां लिखा क्या, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। सर आपने बोला गुडविल इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। सोच करके देखो, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, गुडविल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, और गुडविल की ही अगर हम इंक्लूजन कर लेंगे तो काम गलत नहीं हो जाएगा। तो हम क्यों इसको ऐड नहीं करते गुडविल को, इस वजह से क्योंकि गुडविल की ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। देखो बच्चों, मैं यहां क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान से समझना मेरी बात को। इन्वेस्टमेंट्स जो होती है ना वो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा होता है क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सर इन दोनों में क्या फर्क है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती हैं। अब देखो, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था जब हमने क्लासेस शुरू की थी, अपना ये सेकंड चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सर एफडी से जितना भी इंटरेस्ट आता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माय बिजनेस प्रॉफिट। मानते हैं कि नहीं मानते? हां सर बिल्कुल, आपने सिखाया था और हमें याद भी है, बिल्कुल। अब देखिए कि जितने भी हमने एफडी से इंटरेस्ट अर्न किए हैं वो हमारे अदर सोर्सेस के, यानी कि अदर फ्रॉम, अदर देन हमारे कौन से बिजनेस हैं। तो अदर देन बिजनेस अगर हैं तो वो हमारी गुडविल के लिए कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो हमारी जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, ये बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं की जाती। तो जब मैं यहां लिखता हूं ना इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो उसका मतलब क्या है कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है सर। और सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो तो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको तो हम इंक्लूड करते हैं। तो इफ सर नथिंग इज मेंशन्ड in the question, we shall assume that the investment is non-trade, the investment is non-trade investment. Yes, exactly, मैं सही बोल रहा था। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम उसको मान लेंगे। तो इसका मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि ये इंक्लूड होगी, ये इंक्लूड होगी और ये इंक्लूड नहीं होगी। ठीक, ओके। अगला है फिक्टिशियस एसेट। अब एक बात बताओ, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं? एक बात बताओ मेरे को कि मैंने किसी भी पर्सन को कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मैंने किए थे और ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर थे काफी ह्यूज लेवल के थे। अब मैं इसको अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट धीरे 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 राइट ऑफ करता हूं। ठीक है, मेरे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी कि जो मैंने पहले कुछ एक्सपेंडिचर कर दिए थे उसको मैं आज धीरे 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 इंस्टॉलमेंट्स पे, मतलब यानी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है सर? रेवेन्यू होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दूं किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर तो क्या होगा? अब इसका नेचर कैपिटलाइज हो जाएगा
तो इसको मैं एसेट की तरीके से अपने पास में बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं कि अभी तो 5 लाख रुपए में से सिर्फ 10% यानी कि 50,000 ही मैंने इस साल एडजस्ट किए, अमोर्टाइज किए हैं या राइट ऑफ किए हैं, ठीक है जी, और रिमेनिंग को मैं आने वाले समय में 4,50,000 को राइट ऑफ करने वाला हूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। तो ये मेरे फिक्टिशियस एसेट है। अब एक बात बताओ, ये फिक्टिशियस एसेट किसी तरीके से कमा करके देते हैं क्या मुझे? नहीं सर। तो ये मेरे परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, और अगर ये मेरे परफॉर्मिंग एसेट नहीं है तो ये मेरे बिजनेस के अंदर क्या हेल्प करते होंगे? कुछ भी हेल्प नहीं करते होंगे। बिल्डिंग सर परफॉर्मिंग एसेट है, लैंड परफॉर्मिंग एसेट है, इसको देख करके इन्वेस्टर आता है मेरे पास में, ठीक है जी। किसी और तरीके के डेटर्स परफॉर्मिंग है सर, कैश मेरा परफॉर्मिंग एसेट है। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं ना, इनको हम साइड कर देते हैं। उसके अंदर क्या आता है सर? फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं। उसके अंदर क्या आता है? फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं। तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इन तीनों का जो है वो हमारे पास में क्या है, इनको हमने क्यों नहीं लिया। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि कैपिटल और रिजर्व को हम नहीं लेते हैं लायबिलिटी साइड। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से ये बात हमारे को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को यह हमेशा के लिए याद रहे। हियर टोटल एसेट्स मीन्स कोर एसेट्स और परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बिजनेस दैट इज, या फिर इट मीन्स which is related to business only। ठीक है जी, ठीक। तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा उसको मैं जूम आउट करके आप लोगों को इस तरीके से मैंने दिखा देता हूं। ठीक है जी, ओके। हमने ये चीजें लिख ली अपनी कॉपी में, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा है जी सर। चलो अब है ना, हम क्या करते हैं, पेज नंबर 3.15 पे चलते हैं। चलिए सर, 3.15 हमारे सामने है, ये रहा। 3.15 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको जरा करने वाले हैं अपने पास में। देखो हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमारे को क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। नहीं, यहां क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, चलो चेक करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अबव 2 अप्रोचेस। 2 अप्रोचेस क्या होती है सर? हमें तो एक ही अप्रोच मालूम है। हाँ, एक ही अप्रोच करेंगे बेटा, अभी मैंने सेकेंड अप्रोच आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 3.15 पे। तो व्हेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन, ऐसी इसको हेडिंग दी गई है। तो यहां पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, लायबिलिटीज दी हुई है, और क्या दिए हुए हैं, कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, ये देखिए। तो हमारे को क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है अमन की, कैपिटल के वे में, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, अमन की। क्या हम इसको लेंगे? नहीं सर, अभी तो हमने सीखा नहीं इसको लेना। सीखा क्या? हम इसको नहीं लेंगे। अमन तो इनसाइडर है, पार्टनर है, तो हम नहीं लेंगे। भास्कर ये भी हमारा पार्टनर है, इसकी भी कैपिटल जो है वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। रिजर्व्स, इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो आएगा क्या अदर लायबिलिटीज में? एक तो आ जाएगा सर क्रेडिटर्स, और एक आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना? ओके। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एडवर्टीजमेंट। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं टोटल एसेट्स कितने हैं, 3,90,000 के, लेकिन उसके अंदर हम क्या इंक्लूड नहीं करते, 3,90,000 में हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे सर गुडविल को,
हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे सर, सॉरी ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, तो इसको भी ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बिल्कुल ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है और चलो अब हम इसको करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि मैं पेपर पे अच्छे से लिख सकूं। ये देखो बच्चों, तो हमें क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, पेज नंबर 3.15, ओके। और एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर एसेट्स, ऑल एसेट्स, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट, तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से हम डिडक्ट क्या करने वाले हैं, एक तो करने वाले हैं गुडविल, और क्या डिडक्ट करने वाले हैं, हम डिडक्ट करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। मैंने इसको यहां से अलग कर दिया, ठीक है, ओके सर। तो टोटल एसेट्स मेरे पास में थे 3,90,000 के, उसमें से मैंने गुडविल को माइनस कर दिया जो कि है 30,000 रुपीज, और माइनस कर दिया 10,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के। तो ये मेरे पास में आ जाता है कितना अमाउंट, मैं 20,000 इसके अंदर 40,000 अगर लेस कर देता हूं 3,90,000 के अंदर, तो ये अमाउंट आ जाता है 3,50,000 रुपीज, ओके। 3,50,000 टोटल एसेट्स। अब मैं क्या करता हूं सर, लाइबिलिटी साइड लेता हूं, लाइबिलिटी साइड पे जाता हूं, मैं आउटसाइडर लाइबिलिटी लेता हूं। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी क्या क्या है हमारे पास में, इसमें हमें क्या नहीं लेना, पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व्स नहीं लेने, तो उसके अंदर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, है ना, यही दो चीजें दी हुई है ना हमारे को। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया, कितना, 90,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे और 10,000 के हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी है बच्चों, 1 लाख रुपीस की आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 3,50,000 माइनस 1 लाख रुपीज, दैट इज 2,50,000 रुपीज, ठीक है ना। तो 2,50,000 हमारे पास में क्या है, ये अमाउंट आ जाता है, ओके। चलो जी, ये तो हमने सीख लिया सर। एक थी हमारे पास में ये अप्रोच। अब करते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच, यानी कि ये एक और टेक्निक है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। तो मैं ऊपर यहां पे क्या लिख दूंगा, हेडिंग क्या डाल दूंगा, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो ये कौन सी अप्रोच थी सर, ये थी सर एसेट साइड अप्रोच, ठीक है। ऊपर डाल देते हैं, लिख देते हैं हम एसेट साइड अप्रोच। अब क्या है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर आएगा बच्चों, ध्यान देना जरा मेरी बात पे, पहले मैं लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये इंक्लूड किया जाएगा, प्लस रिजर्व्स, है सर, ये आप इंक्लूड कर रहे हो, पिछली बार तो आपने एक्सक्लूड कर दिया था, हां जो छोड़ा था ना पिछली बार उसी को पकड़ लेंगे, ओके सर। तो लायबिलिटी साइड में हमने क्या कर दिया, पार्टनर कैपिटल और रिजर्व्स को ले लिया, और इसमें से माइनस करना है क्या, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा, अब हमने ऐसा किया तो क्यों किया, ये जरा समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है,
हमारे पार्टनर की कैपिटल क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो हमने क्या एसेट साइड अप्रोच को तो अभी पढ़ लिया, अब हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच को पढ़ लेते हैं कि अगर हमारा बिजनेस बंद हो रहा है या फिर बंद नहीं भी हो रहा है तो उस केस में हमारे पार्टनर्स के टुवर्ड्स हमारी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, इस चीज को हमने देखना है। यानी कि घर वालों के लिए हमारी क्या लाइबिलिटीज है, बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज है। तो बिजनेस की लाइबिलिटीज जो है वो क्या है, एक तो पार्टनर को उसको कैपिटल देनी पड़ेगी, एक जो फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं ना वो देने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये तो थे दोनों मीठा मीठा लड्डू, तो पार्टनर्स को खा करके खुश होंगे। लेकिन एक बात सोचो, यहां पे जो हमारे पास में फिक्टिशियस एसेट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखे हुए थे, तो इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को कौन बियर करेगा, यानी कि ये हमारे क्या है, पिछले साल के एक्सपेंडिचर्स है और ये काइंड ऑफ एक लॉसेस है, एक्सपेंडिचर या लॉसेस कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर आप अपना शेयर लेकर के चले जाएंगे पार्टनर्स, तो ये जो फिक्टिशियस एसेट है इसको राइट ऑफ कौन करेगा, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो रहा है। अगर इस केस में बिजनेस बंद हो रहा होता है तो ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये अमंग्स पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये फिक्टिशियस एसेट्स को, ये जो मीठा मीठा था ना उसमें से कड़वा कड़वा लेस कर देंगे। बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये क्या थे, ये वो वाले एसेट्स थे जो परफॉर्म नहीं करते थे। इसका भार कौन उठाएगा, इसका भार आप लोग उठाएंगे, यानी कि पार्टनर्स उठाएंगे। ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को उठाते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन को उठाते हैं। और मैं क्या करता हूं, पहले जो मैंने मार्क्स लगा दिए थे ना उनको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ये रहा हमारे पास में क्या, ये रहा हमारे पास वही वाला एग्जाम्पल। ठीक है। तो वही वाला एग्जाम्पल हम एक बार फिर से देखने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं अमन की कैपिटल को, भास्कर की कैपिटल को और रिजर्व्स को इंक्लूड, और फिक्टिशियस एसेट्स को डिडक्ट करने वाले हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है हमारे पास में, एक तो है सर गुडविल और एक है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो थे तीनों क्या, मीठे मीठे लड्डू, और ये क्या है, हमारे कड़वे नीम। तो इसका भार किसको उठाना पड़ेगा, इन दोनों का भार उठाना पड़ेगा हमारे पार्टनर्स को ही। तो देखो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में, 2 लाख प्लस 90,000 है ना, यही दिया हुआ है। 2,90,000 और माइनस कर देंगे 10,000 और माइनस कर देंगे 30,000, 30,000 माइनस कर देंगे और 10,000 माइनस कर देंगे। तो 10 और 30 मिलकर के बनते हैं 40। 290 में से अगर हमारे पास में 40,000 माइनस हो जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 2,50,000। देखो ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है, कितना आसान है। ठीक है। देखो ये दोनों ऐड कर दिए, साथ में रिजर्व्स ऐड कर दिए और माइनस कर दिए क्या, फिक्टिशियस एसेट। तो ये नेगेटिव का साइन यहां पे आना चाहिए 40,000 में। तो 2,50,000 सेम अप्रोच से हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ओके। तो ये हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालते हैं, एसेट साइड अप्रोच से, और कैसे निकालते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से। ठीक है। दोनों अप्रोचेस हमने सीख ली। चलो जी, अब क्या करते हैं हम ये करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। तो आप क्या कीजिए, आप पेज नंबर 3.34 निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूं 3.34। तो 3.34 पेज पे क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास में। ये देखो मैंने आप लोगों के लिए जो तय किया है क्वेश्चन वो 36 क्वेश्चन है, और ये है पेज नंबर 3.34 पे। ठीक है। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, अयूब एंड अमित आर पार्टनर इन ए फर्म एंड दे एडमिट जसपाल जी को इन्होंने एडमिट कर दिया इनटू पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है।
फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल के जो हमारे प्रॉफिट्स थे ना, उसको उन्होंने एवरेज करने का सीखा, सोचा, सीखा नहीं सोचा, ठीक है। अब लास्ट ईयर के जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, 1,50,000, 1,80,000 और 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख के अंदर ना कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉसेस ऑफ 1 लाख। अब एक बात बताओ, अबनॉर्मल लॉसेस क्या हमारे बिजनेस में बार बार होते हैं? नहीं ना, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं। तो ये एबनॉर्मल लॉसेस अगर ना होते तो इस साल के प्रॉफिट्स कितने होते? 2 लाख रुपीस हो जाते, है ना, 2 लाख रुपीस हो जाते। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कितना? 31 मार्च 2018 को 2,60,000 के हमारे को प्रॉफिट्स थे, और जिसके अंदर की इंक्लूड थे एबनॉर्मल गेन्स यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या हमेशा होते हैं बिजनेस में? नहीं होते ना। तो अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं हुए होते तो हमारे प्रॉफिट क्या होते? कम हो जाते। कितने? 2,60,000 से ये कम होकर के कितने हो जाते? 2,20,000 हो जाते। और 31 मार्च 2019 के जो प्रॉफिट्स थे वो 2,40,000 थे। तो जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास हमारे पास में एडजस्टमेंट्स है नहीं। लेकिन पढ़ते हैं आगे पूरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 20 lakhs एंड आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ 5 lakh as on that date. Normal rate of return of similar business is 10%. ओके, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, और उस कैपिटल एम्प्लॉयड से हम क्या कर लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स 10% निकाल सकते हैं। कैलकुलेट गुडविल। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं स्टेप वाइज अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हम यहां पे अब फ्रेम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज इसका काम करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? ऊपर हम लिख देते हैं हेडिंग पेज नंबर 3.34 क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो स्टेप 1 है हमारा। स्टेप 1 क्या है? इस तरीके के कैलकुलेशन करने के लिए हमारा स्टेप 1 है कि हम क्या करते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट्स। तो ऊपर हम हेडिंग देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एक्चुअल प्रॉफिट्स, कि हमारे एक्चुअली प्रॉफिट्स थे कितने। तो फर्स्ट ईयर में, अब मैं इसको ना नाम नहीं दे रहा हूं 15, 16, 17, 18, 19, इसको मैं फर्स्ट ईयर दे देता हूं नाम। फर्स्ट ईयर में कितने थे? 1,50,000 थे। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट्स मेरे कितने थे? 1,80,000 थे बच्चों। बुक आप लोगों के सामने होनी ही चाहिए। थर्ड ईयर के मेरे प्रॉफिट्स कितने थे? थर्ड ईयर के प्रॉफिट्स वैसे तो दिखाई दे रहे थे 1 लाख रुपीस, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि उसके अंदर इंक्लूड थे क्या? एडजस्टेड थे ऑलरेडी क्या? एबनॉर्मल लॉसेस। तो अगर ये लॉसेस नहीं हुए होते तो मेरे एग्जैक्टली प्रॉफिट्स कितने होते? 2 लाख रुपीस। ठीक है, फोर्थ ईयर के मेरे प्रॉफिट्स कितने थे? नेक्स्ट ईयर के मेरे जो प्रॉफिट्स थे वो थे 2,60,000 के, और इसके अंदर मेरे 40,000 रुपए के एबनॉर्मल गेन जो हर साल नहीं होते, इस वजह से मैं इसको यहां से डिडक्ट कर देता हूं। वो एबनॉर्मल गेन इसके अंदर इंक्लूडेड थे, तो हमने इसको यहां से हटा दिया। और अगर गेन को हटा देंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और इसके बाद में फिफ्थ ईयर के प्रॉफिट्स थे। फिफ्थ ईयर के प्रॉफिट 2,40,000 रुपीस के थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे जी? हमारा स्टेप 2 है। आप बिल्कुल ऐसे ही अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। हमें क्या निकालना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स किस तरीके से निकलेंगे? सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, तो ये टोटल जो बन रहा है ना इसका, वो बन रहा है बच्चों 9,90,000 रुपीस। 9,90,000 रुपीस के हमारे ये टोटल एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं। मैंने रेड पेन से लिख दिया इसको। ओके, ठीक है जी। तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
9,90,000 को सिंपली सर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 1,98,000। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स तो आ चुके हैं, यानी कि रिंग में एक पहलवान तो आ चुका है, दूसरे पहलवान को बुलाना है। सर दूसरा पहलवान कौन है? दूसरा पहलवान है नॉर्मल प्रॉफिट्स, तभी तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स निकलेंगे और सुपर प्रॉफिट्स के बेस्ड पे हमारे क्या निकलेगी, गुडविल निकलेगी। तो सर पहला हमारे पास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। आगे चलते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड हमें निकालने हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं सर? नॉर्मल प्रॉफिट्स निकलते हैं बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, NRR का नाम दे दिया मैंने इसको। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे को कुछ डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सर अब हम ये नहीं तय कर पा रहे कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको हम एसेट साइड अप्रोच से निकालें या लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालें। बच्चों जो भी आपको डाटा गिवन होगा उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे टोटल एसेट्स 20 लाख के थे और आउटसाइडर लायबिलिटी 5 लाख की थी। तो टोटल एसेट्स में अगर 20 लाख आपको दिया हुआ है और ये स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर कोई भी फिक्टिशियस एसेट था, तो आप उसको क्या मानेंगे? आप मानेंगे जी टोटल एसेट्स ही नॉर्मल एसेट्स हैं। ठीक है जी, यही हमारे हैं। तो हमने क्या कर दिया जी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को पहले चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, है ना, यही करते हैं ना हम। हाँ जी सर। तो अब इसी तरीके से हम निकालने वाले हैं अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि है कितना, जो कि है हमारे पास में 20 लाख माइनस 5 लाख, दैट मींस 15 लाख। 15 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास में है। तो अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स किस तरीके से मिल जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स उसी तरीके से मिल जाएंगे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 15 लाख, उसको हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों कितना, 10% है। तो ये कितने आ गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट, 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज के हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ चुके हैं। तो देखो रिंग में हमारे पास में कौन आ गया, दूसरा पहलवान भी आ गया, 1,98,000 और 1,50,000 भी आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे सर, सुपर प्रॉफिट्स पता कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स वो हम निकालेंगे कैसे, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये कितना था, 1,98,000 था। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया हमने 1,50,000। तो ये हमारे सुपर प्रॉफिट्स जो हैं वो हैं 48,000 रुपीज के। और फिर स्टेप 5 क्या, गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि कितने थे, 3 साल थे। तो 1,44,000 की टोटल गुडविल ऑफ फर्म हमारे सामने निकल करके आ गई है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, हां जी सर। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपनी इलिस्ट्रेशन नंबर 15, जो कि दी हुई है हमें पेज नंबर 3.19 पे। निकालते हैं बच्चों 3.19 पेज नंबर, आप भी निकालिए और मैं भी निकाल रहा हूं। हां जी सर। देखो जी, हमारे पास में गिवन है पेज नंबर 3.19 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 15। देखो
मैं आप लोगों के साथ ना इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूं, बस यूं ही मेरा मन है, मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, हम इसको केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, देखना अब क्या दिया हुआ है हमारे को, क्यों मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना चाहता हूं, और इसी क्वेश्चन पे बेस्ड मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। खैर वो बात की बात है सर। देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट्स आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है अच्छे से? सर हमारे पास तो बुक भी है। बिल्कुल बच्चों, आप लोगों के पास बुक होनी ही चाहिए। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म इज 2,50,000 which includes overvaluation of stock that is 10,000 on average basis। बात समझे आप? ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था हमारे पास में। ठीक है जी। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वाज 14 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 15%। यानी कि सिंपल सी बात है, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका 15% हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट्स। अब देखो बच्चों, 2,50,000 के हमारे एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, और हमारा ओवर वैल्यूएशन कितना था? 10,000 रुपए का था। तो इससे हमारे प्रॉफिट्स क्या थे? बढ़े हुए थे। अगर हम इसको ठीक करते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अगर हम अपने प्रॉफिट्स को कम कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2,50,000 माइनस 10,000 दैट इज 2,40,000। 2,40,000 के हमारे क्या आ गए? एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ था कि 10,000 था ना, वो ऑन एन एवरेज बेसिस था, तभी हमने इसको एवरेज प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एकदम से एडजस्ट कर लिया। वरना हम क्या करते? पर्टिकुलर ईयर में जाते और वहां जाकर के इसको एडजस्ट करते। तो खैर 10,000 रुपीज हमने एडजस्ट कर दिए और 2,40,000 हो गए। अब हमें क्या चाहिए? इसमें से डिडक्ट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए हमारे को बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कितनी थी? 14 लाख रुपीस थी। 14 लाख का कितना परसेंट था? 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी। यानी कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे? 2,10,000। ओके, अब अगर मैं 2,40,000 में से 2,10,000 डिडक्ट कर देता हूं तो मेरे पास में सुपर प्रॉफिट्स आ जाते हैं, जो कि आ जाते हैं कितने? 30,000 रुपीस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं मेरे पास? 4 क्वेश्चन में गिवन है। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके मैं क्या निकाल लेता हूं? 1,20,000 हमारे पास में ये अमाउंट आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो नीचे देखो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इस चीज की नोट में। तो बच्चों ये था हमारे पास में, क्या हमने इस क्वेश्चन के अंदर निकाला कि अगर हमारा ओवर वैल्यूएशन होता है तो उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या पड़ता है। ये नॉर्मल सी एक एडजस्टमेंट की तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करने वाले हैं। मैं आज आप लोगों को एज पर माय प्रॉमिस होमवर्क देने वाला हूं, तो जरा होमवर्क नोट करना। होमवर्क जो मैंने देना है आप लोगों को, वो देना है इलिस्ट्रेशन नंबर 12 और 14। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 12th और 14 इज योर होमवर्क। ठीक है बच्चों, ये लो मैं यहां लिख देता हूं। आज का होमवर्क है इलिस्ट्रेशन नंबर 12 एंड 14। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ में मिलते हैं हम फिर से और नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।